बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काबिल कदर सामीन, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है अल्लाह ने आप पर अपना ख़ास फजल करम वाला मामला किया हो, आमीन। मेरी दुआ है आपकी ज़िंदगी सेहत रिस्क और इल्म में बरकत हो, सामीन। मेरे नावल पस सैले रवां का चौथा हिस्सा पेश खिदमत है, आइए सुनते हैं। इस हिस्से में नूर को उसके गुमशुदा वालिद एक भिखारी की रूप में मिल जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाती हैं। आइए आगे देखते हैं कि क्या हुआ है। अस्पताल के मुस्तैद अमले ने मरीज को फौरन हाथों हाथ लिया, बेहद मुस्तैदी से उनका हुलिया ही बदल डाला। अस्पताल का साफ सुथरा लिबास पहनाया, बड़े हुए बेतरतीब बालों को तराश दिया गया। नूर कॉरिडोर में टहलती परेशान फिरती रही। अचानक इसे बाबा का ख्याल आया, कितने दिन हुए इनसे मिली नहीं थी। इसने रिसेप्शन से इस कोठी में फ़ोन किया जहां वो बतौर माली के काम करते थे। हेलो जी बाबा, हयात को बुला दें। वो कुछ देर इंतज़ार करती रही। बाबा मैं नूर हूँ। हाँ हाँ बाबा, एक खुशखबरी है, मेरे बाबा मुझे मिल गए हैं। दरमियान में इसकी आवाज़ इसकी अपनी हिचकियों से बंद हो गई थी। हाँ बाबा आप आ जाएं। वो इन्हें जल्दी जल्दी पता बताने लगी। फिर वो बेताबी से टहलने लगी। जल्दी इसकी तरफ चले आ रहे हैं। बेटा जी आपके वालिद को एडमिट कर लिया गया है, वो यहीं रहेंगे। देखें कब तक जहनी रूह उनकी ठीक होती है। डॉक्टर इफ्तिखार मलिक शहर के बेहतरीन जहनी मुआलिज हैं, वो इस नाम पर चौंकी। बेटा जी अब मैं चलता हूँ, आपके साथ कोई जानने वाला है? अब तो रोज़ाना ही आते रहना होगा आपको। जी मेरे बाबा हैं, वो बस आता होगा आपको। जी मेरे बाबा हैं, वो बस आते ही होंगे। इसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे जिससे वो उनका शुक्रिया अदा करती। मैं बहुत ममनून हूँ आपकी कि आपने मेरी मदद की, वरना तो न जाने क्या होता। इसकी आंखें बेबसी के एहसास से भर आईं। अरे मेरी बेटी हो तुम, और फिर इंसान होने के नाते तो तुम्हारी मदद करना मेरा फ़र्ज़ बनता था। वो शफ़क़त के लिए दुआएं निकल रही थीं। थोड़ी देर बाद बाबा इसे ढूंढते चले आए। नूर ने अपने आप को मजबूत रखा, वरना दिल तो शिद्दत गम और इस दुख में लिपटी मिली जुली खुशी की वजह से बेहद दुखा हुआ था। वो इन्हें लेकर जनरल वार्ड में आई। उनकी दुखी जिंदगी अपने ही दुखों के आशनाई से उनका दिल भरा हुआ था। कई मरीजों को बेड के साथ जुड़ी जंजीरों से बांध कर रखा गया था। किसी के मुंह से राल बह बह कर कमीज को गंदा कर रही थी। कई ऐसी देखकर मुस्कुराए और झूमने लगे। आखिरी बेड कर इसके बाबा बेखबर पड़े थे। वो और बाबा आहिस्ता से इस बेड के करीब खड़े हो गए। बाबा झुके और अपने शफीक चौधरी के बेबस हाथों को आंखों से लगाकर रो पड़े। नूर आहिस्ता आहिस्ता इनके बालों में हाथ फेरने लगी। आंसू तवातर से बहकर इसका दुपट्टा भिगो रहे थे। वार्ड में हलचल सी मच गई। पता चला मिस्टर एंड मिसेस डॉक्टर इफ्तिखार मलिक राउंड पर हैं। वो बेताबी से उनकी आमद का इंतज़ार करने लगी ताकि अपने बाबा के बारे में डिस्कस कर सके, मगर इसकी हैरत की इंतहा न रही जब अंसार की वालदा को देखा। वो भी इसे देख चुकी थी। नूर आप यहाँ कैसे? वो मुताज्जिब थी। मेरे वालिद मिल गए हैं आंटी। इसके साथ ही वो बेसख्ता उनके सीने से जा लगी। उनकी शफीक मोहब्बत भरी बाहों ने इसको थाम लिया। बेबसी और खुशी के एहसास ने झिझक को दूर कर दिया। डॉक्टर इफ्तिखार भी नूर को इसके नाम से पहचान गए थे। अच्छा तो बेटा जी की पसंदीदा लड़की। वो नूर के सर पर जा टिका। इसके बाद उनका मुस्तैद अमला ट्रीटमेंट में मशगूल हो गया। मिसेस इफ्तिखार के हमरा वो बाहर आ गई। बेटा जी कहाँ जाएंगी आप? उनके इसरार पर वो चाय पीने के लिए राजी हो गई थी। अब उनके कमरे में बैठी थी। क्या मैं बाबा के पास रुक सकती हूँ? नहीं मैं रुक जाऊंगा धी रानी, बाबा भी बोल पड़े। अरे नहीं, यहाँ किसी को रहने की इजाज़त नहीं होती। वो इन दोनों की मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। नूर एक लम्हे के लिए उन्हें देखने लगी। कितना फ़र्क था उनका अब के रवैये में और पहले में। वो बदल गई हैं या मेरी किस्मत बदल गई है? आंटी, वो बेसाख्ता इन्हें आंटी कह बैठी। उनकी मुस्कुराहट पर शर्मा सी गई। जी वो भी जवाबन मुस्कुरा दी। मैं बाबा को रोज़ाना देख सकती हूँ आकर? हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे तुम बेफिक्र हो, हम हैं ना यहाँ। बहुत शुक्रिया। बाबा की रिकवरी के कितने इम्कान हैं? इसने डरते हुए पूछा। चंद लम्हे वो खामोश रहीं,
پھر جیسے اس کو مطمئن کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی ہوں۔ حادثات نے انہیں ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب کیا ہے۔ انسانی ذہن میں اگرچہ بے پناہ قوت ہوتی ہے مگر پھر بھی بعض دفعہ کی صورتحال اس کو منتشر کر دیتی ہے۔ ذہنی امراض کے مریض ایک مخصوص سطح پر ٹھیک ہو جاتے ہیں مگر مکمل ذہنی اپروچ ذرا مشکل ہوتی ہے۔ انہیں اس کی آنکھوں میں ناامیدی نظر آئی تو دوبارہ کہنے لگی۔ آپ کے والد ناامیدی نظر آئی تو دوبارہ کہنے لگی۔ آپ کے والد صاحب چونکہ ایک مکمل توانا ذہن رکھتے تھے اور حادثات و واقعات نے انہیں اس صورتحال سے دوچار کر دیا، وہ اس کو زیادہ برداشت نہ کر سکے۔ ہم مکمل کوشش کریں گے یہ صحت مند ہو جائیں۔ حالانکہ وہ جانتی تھے وہ اب ایک مکمل شخصیت کے روپ میں کبھی نہیں آ سکتے۔ وہ باقاعدہ پاگل پر آئی اور بہت دیر بابا کے پاس رہی اور آنٹی سے بھی بات چیت رہی۔ نور بیٹا میں اب تو اپنے گھر جاؤں گی، نصر کو سخت بخار ہے۔ وہ اپنا اوور آل اور اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ نور کو ایک دم بے چینی کا احساس ہوا۔ نصر بیمار ہے، اس کا دل اس کے لیے تڑپا۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب مکمل طور پر نصر کی محبت اور توجہ کی مقروض تھی۔ کاش میں بھی اسے دیکھ سکتی۔ نور تم چلو میرے ساتھ، مینو بھی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی اس لمحے۔ ٹھیک ہے آنٹی میں چلتی ہوں۔ بابا آپ چلیں گے؟ میں اب جاؤں گا بیٹا اپنے کام پر، تم چلو۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ اس نے ایک نظر بے خبر سوئے ہوئے بابا کی طرف دیکھا، اٹھتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ راستے میں بھی وہ ان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ آج آنٹی میں بہت خوش ہوں، مجھے میرے بابا جان مل گئے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اب میں لاوارث نہیں رہی، میرے بابا میرے محافظ ہیں۔ وہ خوشی میں بولتی کتنی پیاری اور اپنی اپنی سی لگی۔ آج دوبارہ وہ اسی گھر میں آئی تھی مگر بہت مختلف صورتحال میں۔ پہلے لٹی ہوئی بے سہارا، پریشان اور دکھے دل سے اداس ہو گئی تھی اور اب انہی کے ساتھ عزت اور خوشی کے احساس کے ساتھ آئی تھی۔ نصر کا جب سے اپنے شہر ٹرانسفر ہوا ہے مجھے تو تنگ کر رکھا ہے۔ وہ ممتا کے احساس سے سرشار تھیں۔ وہ ایک طویل اور وسیع کوریڈور کے اندر مختلف دروازوں کے پاس سے گزر کر ایک کمرے کے پاس جا رکیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ سامنے بیڈ پر وہ لیٹا تھا، آنکھیں بند تھیں اور چہرہ حرارت سے سرخ تھا۔ نور کے دل کو کچھ ہونے لگا، وہ دروازے پر کھڑی رہ گئی تھی۔ نور آؤ نا، وہ اسے بلانے لگی۔ تم بیٹھو، میں ذرا اس کے لیے سوپ لے آؤں۔ نور کرسی پر ٹک گئی اور اسے ہی دیکھتی رہی۔ انصار نے کروٹ بدلی اور اس طرف منہ کر کے لیٹ گیا جس طرف کہ نور بیٹھی تھی۔ ماما پانی، اس کے لب ہلے۔ نور نے سوچا کیا کرے، پانی دے تو پلانا بھی پڑے گا اور پلانے سے پہلے اسے اٹھانا۔ وہ آہستگی سے چلتی باہر آئی، کیا پتا آنٹی واپس آ رہی ہوں، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ اندر آئی، وہ آ کر اس کے پاؤں کی طرف کھڑی ہوگی۔ اس کا لمبا چوڑا وجود سارے بیڈ پر پھیلا، سمجھ میں نہ آیا کیا کرے۔ پانی پانی پلا دیں، وہ پھر پکارا۔ نور نے مجبوراً پانی کا گلاس بھرا اور اس کے قریب چلی آئی مگر سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ نصر، وہ جھکی، اس کے گھنے بالوں والے سر میں انگلیاں پھنسائیں اور ہلکا سا جھٹکا دیا تو نصر نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ نور یہ آپ ہیں؟ اس کی سرخ سرخ آنکھیں حیرت زدہ تھیں۔ نور نے جیسے ہی ہاتھ ہٹانا چاہا، اس نے اپنے تپتے مضبوط ہاتھ سے اس کا نازک سا لرزتا ہوا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوری، کوئی اور طریقہ نہیں تھا آپ کو جگانے کا، آپ بے ہوشی میں بار بار پانی مانگ رہے تھے۔ نور تم واقعہ میرے پاس، میرے بیڈ روم میں موجود ہو، میرے گھر میں ہو، میں تو خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ وہ بہکا۔ پلیز نصر صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ ہاتھ چھڑانے لگی۔ نور، کیا میں بہت برا شخص ہوں جو تم مجھ سے ہمیشہ کترا کر گزر جاتی ہو؟ بخار نے شاید اس کا یقین متزلزل کر دیا تھا۔ نہیں باخدا نہیں، آپ تو بہت نرم دل اور اچھے انسان ہیں۔ اچھا چلو، وہ شریر سا ہوا۔ کیا تم میری زندگی کا نور نہیں بن سکتی؟ وہ آج سارے حساب بے باک کر دینا چاہتا تھا۔ نصر کی بات پر وہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سرخ حدت دیتی آنکھیں چند لمحے میں اس کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئیں۔ نور، یقین کرو تمہارے علاوہ میرے دل نے کسی کی تمنا نہیں کی۔ نصر نے شہادت کی انگلی سے اس کے گال کو چھوا۔ کیا تمہارے دل میں میری رتی برابر بھی جگہ نہیں؟ نہیں، میرے دل میں تو آپ ہی کا قبضہ ہے۔ اس کی زبان نے دل سے سمجھوتا کر کے اس کو دہرا دیا۔ ہرا، یہ بات ہوئی نا؟ نصر نے اس کا ہاتھ جلتے لبوں سے چھو کر چھوڑ دیا۔ نور گھبرا کر کھڑی ہوگی اور پھر فوراً کے گھر رکی مگر پھر نصر کے کمرے میں جانے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ آنٹی نے اسے زبردستی کھانا کھلایا اور پھر ڈرائیور کے ساتھ اسے بھیج دیا۔ زندگی نے جو نئی کروٹ لی تھی وہ اسے بہت مصروف کر گئی۔ دن کو اسکول کی مصروفیات کے بعد وہ اسپتال ضرور جاتی۔ کئی مہینوں کے علاج کے بعد بابا اس قابل ہوئے تھے کہ اسے پہچاننے لگے تھے۔ اسپتال میں ان کی بہترین نگہداشت ہوئی۔ مینٹلی اور فزیکلی ایکٹیویٹیز کی بدولت وہ کچھ ایکٹیو نظر آتے۔ پہلے جو غیر مربوط سا
حرکات و سکنات کے درمیان تھا وہ اب نہ رہا تھا۔ نور کو تو 2 جہانوں کا خزانہ مل گیا تھا، وہ بہت جلد اپنی دھرتی پر جانا چاہتی تھی۔ بابا بھی کئی بار پوچھ چکے تھے۔ انصار کی محبت کو جو اقرار اس کی ذات نے بخشا تھا، بعض دفعہ نور سوچتی اس کی زندگی میں انصار کی محبت ہی تو تھی جو ہر قدم پر اس کی ذات سے وابستہ احساس نے اس کو سہارا دیا تھا۔ زندگی کی اس کی محبتوں کے دوام کی، اور کبھی یہ سوچ کر اسے دکھی کر دیتی کہ وہ تو چلی جائے گی، اسے تو واپس چلے جانا ہے۔ زندگی نے اس سے جو کچھ چھینا تھا وہ دوسرے رنگ میں اسے لوٹا دیا تھا۔ وہ اب ایک کمرے میں بطور کرایہ دار رہائش پذیر تھے۔ بے حد محبت اور خلوص سے کی گئی کوششوں کے نتیجے میں بہترین ٹریٹمنٹ کی وجہ سے بابا اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ اب اسے پہچانے لگے تھے۔ اس کے ساتھ جو چند لمحے گزرتے مکمل اسے اپنی نظروں میں رکھتے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور بعض دفعہ چونک کر اچانک کسی غیر مرئی سی چیز کو گھورنے لگتے، جیسے کوئی لمحہ ماضی اور حال کے درمیان لے جانا چاہتا ہو۔ یہ وہ وقفہ تھا جس نے ان کی پوری زندگی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس دن وہ بہت خوش تھی۔ بابا نے اسے اپنے ضروری کاموں کو نمٹاتے دیکھا تو بہت خوش ہو گئے تھے، اور پھر وہ خود بھی اپنی مدد کے تحت کام کرنے لگے۔ اسکول سے چھٹیاں تھیں اور مکمل طور پر بابا کے ساتھ ساتھ تھی۔ ایک انجانا سا سکون اور اطمینان، تحفظ کا بڑا پائیدار احساس تھا جو اس کے دل و دماغ میں جاگزی تھا۔ وہ ڈرپوک سی لڑکی تھی جو گاؤں سے علم کی محبت میں نکلی تھی، تو تب بھی 2-3 نوکروں کے ساتھ اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر، راستے میں کوئی مرد اگر گھور کر بھی دیکھ لیتا تو اس کی آدھی جان نکل جاتی تھی۔ کجا کہ اب اس نازک سی لڑکی نے زندگی کے کتنے رنگ دیکھ ڈالے تھے۔ اس دن بابا جیسے مکمل طور پر حواس میں تھے، جیسا ایک صحیح الدماغ شخص۔ پہلے ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہے، پھر بات کرتے کرتے گاؤں کی طرف مڑ گئے۔ نوری، چل گاؤں چلتے ہیں دھی۔ اچانک وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ بیٹھے۔ نور پریشان ہو گئی، وہ انہیں مایوس بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور ان کی یہ خواہش بھی قابل قبول نہیں تھی۔ بابا ضرور، کیوں نہیں؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ میں نے بڑے دکھے کھائے ہیں نور، لگتا ہے جیسے میرا سب کچھ کھو گیا تھا۔ پتہ نہیں کتنے سمے اپنا ہوش نہیں رہتا تھا۔ گلیاں، خیمے، گھر، پتھر، کنکر، نہ جانے کیا کیا نہیں چھانا۔ ایک سایہ تھا جس کے پیچھے خوار پھرتا رہا، ٹھوکریں کھاتا رہا، مچلتا رہا، من پاگل ہو گیا تھا۔ تیری صورت نگاہوں میں نقش ہو گئی تھی، ہر چہرہ تیرا چہرہ تھا، تیرے پیچھے میں نے پتھر کھائے، اسی طرح ڈسٹرب تھے۔ آنسو تو نور کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ وہ بڑھاپے میں کس کس کوچے میں، کہاں کہاں گلیوں میں خوار ہوئے تھے اور خرد کی دنیا سے بہت دور ہوتے چلے گئے تھے۔ نور، میں نے لوگوں کی گالیاں سنی، ہمدردی سے دیے گئے باسی سالن اور سوکھی روٹیاں بھی کھائیں۔ میں نے تیری جیسی صورت کو تکتے ہوئے دھکے بھی کھائے۔ اب وہ دونوں ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ نور، تو اب تک کہاں تھی؟ تیرے لیے میں کہاں کہاں گھوما پتہ ہے؟ جب سیلاب آیا تھا نا، تو میں نے سوچا تھا کوئی بات نہیں، کئی لوگوں کی جانیں بچا کر میں نے اپنے پنڈ کی قربانی دی ہے تو ہزاروں دعائیں بھی لی ہیں، مگر مجھے تیرے سوا کوئی دوسرا خیال میرے نزدیک نہیں آیا۔ تیری ماں کی جدائی میرے سینے میں شگاف ڈالتی تھی، مگر تیرا بچھڑنا میری روح کھینچ لیتا تھا، اور میرے دشمن تیرا چاچا حشمت۔ وہ رکے، آنسوؤں نے ان کا سارا چہرہ تر کر دیا تھا۔ اچانک نور نے محسوس کیا کہ ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ نور کو اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ماضی کی یاد اور تلخیوں کے گزشتہ احساس نے پھر اسی پرانی صورتحال سے دوچار کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ نور، تو اپنا خیال رکھنا تھی، انہوں نے بہت مشکل سے کہا۔ بابا ہوش میں آئے، مت یاد کریں پرانا ہی رانی۔ وہ سر ادھر ادھر تکیے پر مارنے لگے جیسے سر میں بھونچال سا آ گیا ہو۔ بابا آپ، اس کے علاوہ اسے کچھ بھی یاد نہ آیا کہ وہ کیا کریں۔ وہ بے حد تکلیف محسوس کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے۔ ادھر نور کا پریشانی سے برا حال تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ بے تابی سے روتی ہوئی باہر کو لپکی تاکہ اسپتال فون کرے۔ وہ پریشانی میں چادر لپیٹتی باہر کو بھاگی تھی۔ فیکے، اور جلدی چلا، تجھے معلوم ہے سیٹھ اکرم کتنا ہٹیلا بندہ ہے، ٹینڈر تو اس نے کھولنا ہی ہے، پر اپنا جانا بھی بڑا ضروری ہے۔ اچھا چودھری جی، اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ تھی جب اچانک چودھری لیاقت کی نگاہ پریشانی سے سڑک کراس کرتی لڑکی پر پڑی اور بے اختیار فیکے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ بیٹھا۔ او ٹھہروئے، آج تے قسمت مہربان ہے لگتا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا کر بولا۔ خیر دے جی،
फीके ने पीछे देखा। और ठहर, तेनू मैं विखांदा हूँ अपनी शहजादी किधर जा रही है, अपनी शहजादी किधर जा रही है। ये कहकर इसने इसकी तरफ से इशारा किया। ओ चौधरी जी, ए ते अपनी नूरा नूर मोहम्मद है, वो बदतमीजी से बोला। ओ चुप हो, कुछ ख्याल कर, मेरी चाची दी धी रानी है, खुद इसके लहजे में तमस्कर बोल रहा था। ते फिर की ख्याल है, फिर बेहंगम मुझे मरोड़ी। चल ते फिर जल्दी कर, कोई देख ना ले। दोनों फुर्ती से नूर के पीछे चले, बल्कि भागने लगे। नूर बहुत जल्दी में थे, इसे कोई होश न था कि किस्मत ने एक और मुसीबत अभी इसके दामन को तार तार करने के लिए बिछा रखी है। अपने पटारे में तरकश के सारों को इसके लिए संभाल रखा है। शायद इसे खुशियाँ रास ही ना आती थी। सड़क और बगली गली सुनसान थी, कोई राहगीर भी ना था, और शैतानी कुव्वतें तमाम तर मुतवक्के सूरत हाल के लिए मौजूद थी। नूर जैसे ही गली से सड़क में मुड़ी, पीसीओ के बंद दरवाजे को देखकर इसके रहस्य ओसान भी खता हो गए। आंखों से एकदम आंसू निकल पड़े। या खुदा, क्या करूं बाबा, अकेले हैं। इसके दिमाग में सोच उभरी और दिल बेख्तियार धड़क उठा जब इसने दो आदमियों को मशकूक हालत में गली में दाखिल होते देखा। अभी वो कुछ सोच भी न सकी थी कि इसमें से एक ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और झटके। नहीं, खुदा के लिए नहीं। एक तेज चीख उभरी और एक मजबूत खुरदरा हाथ इसके नाजुक मुंह पर जम गया। जल्दी करो, दूसरे ने तहमकाना अंदाज में कहा, और जैसे ही एक कार उनके करीब आकर रुकी, उन्होंने मचलती तड़पती नूर को घसीटकर गाड़ी के पिछले हिस्से में डाला। इसकी टांगों को मोड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया और ब्लैक शीशों ने सारे राज अपने अंदर निगल लिए। सुबह स्कूल असेंबली में नूर को मौजूद ना पाया तो मीना ने चपरासी से पूछा। इसने बताया कि इसने नूर को तो सुबह आते ही नहीं देखा और ना ही वापस जाते देखा है। नूर की क्लास में मिस हमीदा को बेचकर मीना ने गाड़ी निकाली और चल दी। न जाने क्या वजह है, इलाही खैरियत हो। 15-20 मिनट की मुसाफिर के बाद वो इस मोहल्ले में जा पहुंची जहां नूर अपने वालिद के साथ रह रही थी। गली के बाहर गाड़ी खड़ी करके इसने गली में कदम रखा तो हैरत और परेशानी ने इसे आ घेरा। मंजर ही ऐसा था, बहुत से मर्द और औरतें वहां जमा थे। वो जल्दी जल्दी धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी। औरतों ने इसे देखा तो रास्ता छोड़ दिया। हाय बेचारा, अकेला ही चल बच्चा, न जाने लड़की कहाँ गई। मैं भी कहूँ बिन माँ की बच्ची है, न जाने किधर चली गई अपने बाप को अकेला छोड़कर। औरतें अपने ज़र्फ के मुताबिक मुख्तलिफ तबसरे कर रही थीं। क्या हुआ है, प्लीज़ आप मुझे बताएं। और जी क्या बताएं आपको, कल शाम से वो लड़की घर में मौजूद नहीं है। पहले तो इसका बूढ़ा बाप शोर मचाता रहा, फिर बाहर सड़क पर निकल भागा। न जाने कौन जालिम था, टक्कर मारकर चला गया। बस जी, हम सब अंदर उठा कर लाए तो आखिरी सांसें ले रहे थे बाबा जी, एक समझदार से मर्द ने तफसीर बताई। थाम लिया, आंसू इसकी आंखों से बह रहे थे। बेताबी से खुले दरवाजे से अंदर चली गई। सामने ही एक बांध की चारपाई की खुरदरी सतह पर वो शख्स बेखबर पड़ा था। वो हालात का मारा इंसान हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ गया था। ये वही शख्स था जिसके रोब और इंसानियत दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। आज बेबसी और फनानियत की तस्वीर बना एक लावारिस इंसान की तरह पड़ा था। आप बताओ जी, हम क्या करें अब इस लावारिस लाश का? इसकी बेटी का तो पता नहीं हमें, एक बेहिस्से शख्स ने आगे बढ़कर कहा। आप कितने बेहिस हैं, एक इंसान मर गया और इसकी बेटी न जाने क्या है। आप इंसानियत के नाते इसे ढूंढने की कोशिश करते, उनको गुस्ल तक देना गवारा नहीं किया। मीना की शिद्दत गम से आवाज भर्रा गई। लो जी, हमें क्या पता कौन है, हम ऐसे खेड़ों में पड़े तो पुलिस हमें कहीं का ना छोड़े, हमें माफ ही रखे। वो बदतमीजी से हाथ जोड़ता लोगों को हटाता हुआ चला गया। मीना ने कमरे में जाकर इधर उधर तलाशी ली मगर कोई सुराग न मिला। न जाने नूर कहाँ चली गई। अल्लाह इस लड़की की मदद करना, मजीद आजमाइशों से इसकी ज़िंदगी को बचाना। इसने मिसेज इफ्तिखार को फ़ोन करवाया। थोड़ी देर बाद मिसेज इफ्तिखार और डॉक्टर सर एम्बुलेंस के साथ आ गए। चौधरी नूर मोहम्मद ऊंचे शिमले वाले का आखिरी सफ़र बेबसी और लाचारगी का ऐसा मंजर था कि खुदा की ताकत और किबरियाई का दिल कायल हो गया था। बेहद खामोशी से निस्पुर्द खाक कर दिया गया। बहुत अंधेरा था, न जाने कितने पहर गुजर गए मगर इस अंधेरी कोठड़ी में कोई नहीं आया था। नूर के हाथ पांव आजाद थे मगर अंधेरे और खौफ ने से इस काबिल नहीं छोड़ा था कि वह पति। होश में आते ही इसे सारा वाकया याद आ गया। वो भयानक मंजर और बेचारगी और अपनी जात की बेबसी इसे रुला गई। इतना तो जान ही गई थी कि डसने वाले इसके अपने ही थे।
चौधरी हशमत का अय्याश लोफर बेटा वो हज़ारों में भी पहचान सकती थी, और जो शख्स गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा था वो शैतानियत और जो शख्स गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा था वो शैतानियत को अपना पैदाइशी हक समझता था। नूर को याद आया कि इसकी मुज़ाहिमत पर एक शख्स ने इसके सर पर कुछ मारा था, जिसकी वजह से वो होश की दुनिया से गाफिल हो गई थी। काफ़ी वक्त अपने हवासों को मुश्तमिल करने में लगा, फिर वो आहिस्तगी से उठी। बान के बड़े बड़े पाए वाले पलंग ने चुरमरा कर इसने इसे एक और एहसास से दो चार कर दिया। वो यकीनन अपने गांव में थी। ओह किस्मत, अपनी धरती पर लेकर आई भी थी तो किस तरीके से। इसने अंधेरे में टटोल कर दीवार पर लिपी मट्टी पर हाथ फेरा। मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का ये एहसास इस कदर खौफनाक माहौल में भी इसे तक़वियत दे गया। काफ़ी देर गुजर गई, इसे एहसास ना था कि क्या वक्त था। खामोशी और अंधेरा इसे निगले जा रहा था। अचानक इसे एहसास हुआ कि जैसे कोई आ रहा है। भारी कदमों की आवाज़ थी और धमक, जैसे बहुत से लोग आ रहे हों। वो डर कर दीवार से लग कर खड़ी हो गई। एक जोरदार झटके के साथ दरवाज़ा खुला और टॉर्च की रोशन हो गया। तेज़ रोशनी बराह रास्त इसकी आंखों में पड़ रही थी। इसकी आंखें बंद हो गईं। कोई आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा और नूर की सांसें बंद होने लगीं। वो दम साधे आंखें मेचे आने वाले के बेरहम रवैये से लरजने लगी। आने वाले ने अचानक टॉर्च बंद कर दी। एक बार फिर गुप अंधेरा कमरे के दरो दीवार को निगल गया। टॉर्च दोबारा रोशन की गई, गोया इसे डराया जा रहा हो। नूर ने एकदम आंखें खोल दी। एक लंबा चौड़ा वजूद इसके ऊपर छाया खड़ा था। एक हाथ दीवार पर रखे सहारा लिए इसके चेहरे को ऊपर उठाया। की हाल है साढ़े चाची दी धी दा, वो मक्कारी से मुस्कुराया और नूर तड़प कर इसके बाजू के नीचे से निकल गई। वो घूमा मगर मक्कारी ने इसके वजी चेहरे को और भी भयानक बना दिया था। तुम क्या चाहते हो? वो संभली। तुम्हें चाहते हैं, वो कहकर लगाकर हंसा। मेरे चाची धी रानी, हम तुम्हारे अपने हैं। मेरे चाची धी रानी, हम तुम्हारे अपने हैं, अगर तुम समझो तो। तुम जैसों को अपना कहने के लिए मेरे माँ बाप राजी ना थे तो मैं क्यों हो जाऊं? वो फुंकारी। न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत पैदा हो गई थी, चट्टानों जैसी, कभी ना झुकने वालों जैसी। हाँ याद है मुझे कुछ कुछ, मगर तेरे बाप ने जमीनों का हिसाब किताब ना कहा नहीं किया था। अपने होते तो कर जाता। तुम और मैं एक दूसरे को ना जानते, कोई रिश्ता ना होता हमारे तुम्हारे दरमियान। तुम भूल रहे हो, दाजी ने कभी किसी को इसके हक से महरूम न किया था। दाजी ने तो जो कुछ किया था इसका हिसाब तो मैं अब तुमसे लूंगा। वो आगे बढ़ा और एक झटके से नूर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। नूर का हाथ उठा और इसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। मुझ पर हाथ उठाने या बुरी नजर डालने से पहले 1000 बार सोच लेना कि मैं भी इसी दादा की औलाद से हूँ जिसके तुम जैसे। वो झटका खाकर पलंग पर घिरी। ज्यादा बक बक न करो, अब्बा का हुक्म है, वरना। वो इसे घूरता धप धप करता हुआ दोबारा बाहर अंधेरे में कहीं गुम हो गया। नूर चारपाई पर घिरी अपने गुस्से पर काबू पाती रही। अपनी लाचारगी और तन्हाई का एहसास उसके दिल को तड़पा रहा था, मगर उसने रोने से गुरेज किया। न जाने बाबा का क्या हाल होगा। इस दौरान पहली बार इसका जहन बाबा की तरफ गया और वो बुरी तरह परेशान हो गई। या मेरे मौलाद को इन परेशानियों से निजात दिला दे, ए मेरे रब, मेरे परवरदिगार, ए खुदा। वो दीवार से सर टिका कर अपने वालिद के लिए दुआएं मांगती रही। फ़ोन की घंटी बजी। मीना ने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से ज़ोरदार सलाम झाड़ा गया। खुशी का भरपूर तासर देती हुई आवाज़। नसर तुम हो? मुनव्वरा ने बेताबी से पूछा। जी जनाब, और हम आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं जो कि आपकी बिलवास्ता शिकस्त हुई है। नसर तुम कहाँ से बोल रहे हो? कल से तुम्हें कॉल कर रहे हैं, एक तो तुम्हारे आर्मी यूनिट वाले फ़ोन भी। अच्छा तो पूछेंगे नहीं कि क्या खुशखबरी है? वो इसी सर खुशी से बोला। बताओ खुदाया, इसकी खुशियाँ किस लड़की से वाबस्ता हैं जो कि खुद खुशी का चेहरा नहीं देख पाती? वो नूर राजी हो गई है। क्या क्या कहा तुमने? नसर, नूर कहाँ है? तुम्हारे पास? इससे आगे वो ना बोल सकी। क्या बात है आपो? नूर मेरे पास क्या हो गया है? मेरा ख्याल है आप अपनी शिकस्त को मान नहीं रही। मैंने कहा था ना कि अब मैं खुद इसे राजी कर लूंगा। नसर मेरी बात सुनो और ज़रा तहम्मुल से। आपो प्लीज़, मैं इतने दिनों से आपसे दूर था और जिस दिन मैं बीमार था नूर के इकरार की खुशी ने मुझे तंदुरुस्त कर दिया, और इतने दिनों से यहाँ सिर्फ इस एहसास की खुशी मेरे दिल को संभाले हुए है। मगर शायद मुझे खुशियाँ रास नहीं आती और मौजूसी की इंतहा पर खड़ा जैसे सारी
कश्तियाँ जला बैठा हो। नसर खुदा न करे मगर मेरी जान, सूरत हाल बहुत ख़राब है, हमें समझ नहीं, नूर का कुछ पता नहीं और परसों इसके वालिद इसकी गैर मौजूदगी में वफात पा गए। इसके बाद की तफसील ने नसर जैसे मजबूत दिलो दिमाग के इंसान को भी तोड़ फोड़ कर रख दिया। इससे यूं लगा जैसे दिल के हज़ारों टुकड़े होकर इर्द गिर्द कहीं बिखर गए हों। नूर का कुछ पता नहीं चला, आपने इसके बाबा को बताया। वो जिस पता नहीं चला आपने इसके बाबा को बताया। वो जिस कोठी पर काम करते थे वहाँ से पता चला कि परसों वो अपने गांव का कहकर वहाँ से चले गए मगर आज तक वापस नहीं आए। वो परेशानी से तफसील बताती रही। हो सकता है वो दोनों चले गए हों। नसर वो अपने बाप को छोड़ कर जाती, मेरा दिल नहीं मानता। और इस जैसी जिम्मेदार हसास लड़की, ऐसा गांव का नाम मालूम है आप? नूरपुर नाम है इनके गांव का। नसर तुम ऊपर से मदद मांगो, इसको हमने तो लाहौर में हर मुमकिन जगह ढूंढ लिया है, अस्पतालों में पता करवाया है और न जाने कहाँ कहाँ। पापा और मम्मा भी बहुत परेशान हैं। कितने दिनों से नूर बहुत खुश थी कि इसके बाबा इसके पास हैं और वो ठीक भी हो रहे थे, मगर न जाने अचानक क्या हुआ। आपा आप, अब नसर की आवाज़ भी मदहम हो गई थी। नसर, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इस लाचार और मुसीबत में गिरफ्तार लड़की की मदद करें। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई एक्शन लें। क्यों आपा? मामा और पापा इस माशरे के मोतबर रुकन हैं, वो इस कदर लाचार क्यों पड़े हैं? मेरी ड्यूटी फिर सैलाबज़दा इलाकों में लग गई है, फिर न जाने कितनी नूर जैसी लड़कियां तबाही के दहाने पर खड़ी हैं। अगर मेरी ड्यूटी अपने इलाकों में होती तो मैं भी कुछ न कुछ ज़रूर कर लेता। नसर, खुदा न करे कि वो सपनों जैसी लड़की ज़िंदगी की भयानक रूप मज़ीद देखे। फैज़ी भी कोशिश कर रहे हैं। आपा नूर के इधर गए? हैरत है, वो भी अपनी जगह से गायब हैं। आखिर ये दोनों कहाँ चले गए? वो उलझ सा गया। नसर, तुम परेशान ना हो, नूर इंशाल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होकर रहेगी। मेरी दुआ है खुदा तुम्हें खुश खुरम रखे। अच्छा आपा, आपकी दुआएं चाहिए। खुदा हाफिज। नसर ने रिसीवर रख कर अपना सर भी इस पर रख दिया। जैसे बरसों की मुसाफिर तय करता हुआ मुसाफिर मंजिल पर पहुंचे तो घर का पता भूल जाए। बेबसी ही बेबसी थी। चौधरी जी, ए बाबा जी तुसां दा पुछदन। चौधरी हशमत हुक्के की ने मुंह में दबाए ख्यालों में गुम थे जब कमाल। ओ क्या बात है, छड़ दे इनू। वो इसको घूरते हुए बोले। क्या बात है बादशाह, किससे मिलना है? तफाक्कर उनके लहजे से बोल रहा था। लगता है तुझे पहले कहीं देखा है। वो फिर एक बार उसको ऊपर से नीचे देख रहे थे। नूर कहाँ है? लहजा था कि चट्टान। क्या वो उछल कर खड़े हो गए। तू किस नूर का पूछ रहा है? वही नूर जिसे तुम जैसे चाचा नसीब होते हैं। ये तो अपने लाडले से पूछ जिसे तुम जैसे बाप जन्म देते हैं, जिसे हम जैसे बूढ़े दुआओं के बजाय बद्दुआएं देते हैं। बस ज्यादा ना बोल, बस कर, असल बात कर। नूर तो पिछले साल से गायब है। भाई नूर मोहम्मद और भाभी तीनों वाले हो गए। चौधरी, नूर जिंदा है और तेरे पुत्र ने इसे मेरी आंखों के सामने अगवा किया है। वो चीख पड़े। अच्छा, वो एक बेनाम से खुशी इनके